हेलो डियर आईएससी स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी चैप्टर 4 द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर को हम 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे, सभी टॉपिक्स को वन बाय वन। तो हमारे सिलेबस में मीनिंग पढ़ना है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स, उनकी मीनिंग, उनके मेरिट और डीमेरिट और सबके बीच में डिफरेंसेस आपस में, और अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ अमेरिकन, इंडियन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अरिस्टोटल ने क्या डिफाइन किया था? टू लिव बाय द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और टू बी कंसिडर्ड नॉट स्लेवरी बट सैल्वेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जीने को गुलामी नहीं कहते बल्कि मोक्ष कहते हैं। मतलब कि सल्वेशन मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। मतलब अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो देश चलता है वो काफ़ी अच्छे राह पे जाता है, बहुत उसका ग्रोथ होता है, ठीक, डेवलपमेंट देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज लिखे होते हैं जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहे जाते हैं। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग को और अच्छे से समझाती हूँ। इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी देश में कैसे गवर्नमेंट होगी, ऑर्गेनाइज कैसे की जाएगी, सरकार कैसे बनाई जाएगी और उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, ये सारी चीज़ें जो बताता है, डिस्क्राइब करता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द स्टेट, द सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ। एक देश का ये सुप्रीम, सबसे बड़ा सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ होता है, बेसिक लॉ। गवर्नमेंट सारे काम, सारे फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करती है। गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस दिए गए हैं बहुत से साइंटिस्ट के थ्रू। Some popular definition: Constitution is collection of principle according to which power of government and the right of the governed and relation between the two are justice। ये वुल्से ने दिया है। फिर सेकंड डेफिनेशन लेविस ने दिया है, जिन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉवरन पावर जो है, सुप्रीम पावर जो है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को और अरेंजमेंट को बताया जाता है कि सरकार के पास जो सुप्रीम पावर होती है वो कैसे बटी हुई होगी और वो कैसे उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग थिंकर्स ने डेफिनेशंस दिए हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर और फीचर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर्स होते हैं, किस लिए होता है। इट डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ गवर्नमेंट। पहला पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन, सरकार कैसे बनेगी, ऑर्गेनाइज होगी, बाई कैमरल होगी सरकार की, यूनिकैमरल होगी, फेडरल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो भी होता है वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होंगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, ये सब भी। प्रिंसिपल एंड रूल गवर्निंग द स्ट्रगल फॉर पावर इन स्टेट। स्ट्रगल फॉर पावर, जो इलेक्शन वगैरह होता है, पावर के लिए अलग अलग पार्टी पावर में आने के लिए स्ट्रगल करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो इन सब किस प्रिंसिपल पे ये सारी चीज़ें होंगी, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया जाता है। द रिलेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट, सरकार के बीच में और लोगों के बीच में कैसा रिलेशन होगा। राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पीपल, लोगों के क्या राइट्स होंगे, उनके क्या ड्यूटीज़ होंगे, अपने देश के लिए क्या कर्तव्य होते हैं, वो सारी चीज़ें भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती हैं। पहला टाइप है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा संविधान जो कि लिखा हुआ हो। मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुक और सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ बुक। मतलब ऐसा संविधान जो कि बुक के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ हो। ये क्या कैसे बनता है? कॉन्शियसली प्लान, बहुत सोच समझ के, डिस्कशन के बाद, प्लानिंग के थ्रू इसको बनाया जाता है, इनेक्ट किया जाता है, विच इज़ फॉर्मुलेटेड एंड अडॉप्टेड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और बनाने का काम कौन करता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाता है? कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली कुछ लोगों की ग्रुप होती है, एक सभा होती है जिसमें कुछ मेंबर्स, लीडर्स, वो डिसाइड करते हैं कि देश में के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होंगी,
और काफ़ी डिस्कशन होता है, प्लानिंग होती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है और इनेक्ट किया जाता है उसके बाद में। मतलब इनेक्ट मतलब ऑफिशियली देश में लागू कर देना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अमेरिका का, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इन सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर दूसरा टाइप आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन का उल्टा, जो रिटन में होती है वो चीज़ें इसमें नहीं होगी। नाम से ही पता चल रहा है अनरिटन मतलब लिखा हुआ ना हो जो कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही लिखा हुआ हो, नीदर ड्राफ्टेड नॉर इनेक्टेड। उसको, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी नहीं बनाती है। रिटन वाले को तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया जाता है, बट इसमें ऐसा कोई नहीं, रूल नहीं होता। ये बुक या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखी हुई भी नहीं होती है। ये जो है इवोल्यूशन के थ्रू आती है, मतलब पास्ट में कोई चीज़ें हुई हों, पास्ट में कोई डिसीजन लिए गए हों, उन सब के बेसिस पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जो भी पुराने रूल रेगुलेशन हो, कस्टम हो, उनके बेसिस पे जो संविधान बनाया जाता है उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कहीं एक डॉक्यूमेंट या बुक के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं मिलता, सेपरेटेड होता है, अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत लिखा हुआ होता है और मोस्ट ऑफ द चीज़ें लिखी ही नहीं होती हैं। बस ऐसे रूल चला आ रहा होता है पुराने टाइम से और चलता रहता है बिना लिखे हुए। फिर अगर बात करें रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमको जानना है डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। क्या क्या डिफरेंस है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बुक के फॉर्म में लिखा है, अनरिटन नहीं लिखा है। पहला डिफरेंस सिंपल बेसिक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है या कन्वेंशन ऑफ पीपल के थ्रू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवॉल्व होता है, पुराने ज़माने से चला आ रहा होता है, इवोल्यूशन के थ्रू हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लेस फ्लेक्सिबल, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत आसान नहीं होता, वो या तो रिजिड होता है या तो सेमी रिजिड पाया जाता है। लेकिन नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहीं लिखा नहीं है तो उसको ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, बहुत इजीली इसको अमेंड किया जा सकता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसीजर्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए होते हैं, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं लगता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से के मेरिट और अनरिटन के कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट और डिमेरिट भी हैं हमारे सिलेबस में। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट क्या हो गए कि रिटन फॉर्म में है तो क्लैरिटी मिलती है, गवर्नमेंट आर्बिट्ररी तरीके से, गलत तरीके से पावर का यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि पावर्स उनकी लिखी हुई हैं एक जगह पे, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड होते हैं और इजी रेफरेंस हो जाता है जुडिशरी के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी है तो जुडिशरी आसानी से उसको इंटरप्रेट करके किसी केस में अप्लाई कर सकती है। और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है, स्टेबिलिटी बनी होती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरेशन के लिए, डाइवर्स नेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेरिट्स क्या हो गए कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हाईली फ्लेक्सिबल है। रिटन वाला जो है वो तो रिजिड होता है ना, लेकिन अनरिटन काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एमरजेंसीज़ में काफ़ी हेल्प होती है क्योंकि रिटन फॉर्म में नहीं है तो इजी अमेंडमेंट होगा फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से। ये प्रैक्टिकल होता है क्योंकि रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इनकरेजेस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, राइट। अब दोनों के डिमेरिट्स की बात की जाए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का डिमेरिट ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्नाइजेशन को रोकता है, चेंज नहीं होता। स्लो रिस्पांस टू एमरजेंसीज़ में काफ़ी स्लो रिस्पांस होता है क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जल्दी से नहीं हो सकता, इसलिए एमरजेंसीज़ में कोई डिसीजन लेने में डिले हो सकती है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में भी लिखा होता है जिसकी वजह से ऑर्डिनरी सिटीज़न, नॉर्मल आम जनता जो है समझ नहीं पाती है सारे लॉज और प्रोविजंस को। और इसके अमेंडमेंट में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग, ये सारी डीमेरिट्स हो गए।
अनरिटन के डिमेरिट्स हैं, लैक्स क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं होती, कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी में अलाउ गवर्नमेंट टू एक्ट आर्बिट्रली, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से गवर्नमेंट पावर का मिसयूज़ कर सकती है। फंडामेंटल राइट क्लियरली प्रोटेक्टेड नहीं होते क्योंकि एक जगह पे लिखे नहीं हुए हैं। और डिफ़िकल्ट फॉर सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड, अब जब राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखे फॉर्म में नहीं है तो लोगों को अपनी राइट एंड ड्यूटी को समझने में भी डिफ़िकल्टी आती है। तो ये सारे मेरिट और डिमेरिट हो गए रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब नेक्स्ट टाइप हमें पढ़ना है फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ईजिली अमेंड कर सकें, बहुत आसानी से उसमें अमेंडमेंट कर दिया जा सके, ठीक, सिंपल मेजॉरिटी से, कोई रिजिड मेथड ना हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कहते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, इजी अमेंडमेंट, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके मेरिट क्या हैं कि इमरजेंसी में काफ़ी हेल्पफुल होगा और पॉलिटिकल चेंजेस के और सोशल चेंजेस के साथ ही चेंज होगा, हमेशा ये फ्रेश रहेगा, कम रिवॉल्ट होगा, लेस अपॉर्चुनिटी फॉर रिवॉल्ट, वेरी हेल्पफुल इन इमरजेंसीज़, और इट ऑलवेज़ रिमेन पॉपुलर और फ्रेश क्यों रहेगा क्योंकि हमेशा ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा और अमेंडमेंट इसमें होते रहेंगे इसलिए। डीमेरिट्स क्या हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के कि बहुत जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा तो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। एक बड़े देश के लिए, फेडरेशन के लिए ये अच्छा नहीं होता क्योंकि फेडरेशन में यूनिलेटरल चेंजेस हो जाएंगे और फेडरेशन में क्या होता है, पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो वहाँ पे क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलके अपने कोलैबोरेट करके कोऑपरेशन के साथ अमेंडमेंट करते हैं किसी चीज़ पे। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो फेडरेशन में ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे या तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, सेंटर ही सब कुछ अमेंड कर सकेगा, या स्टेट ही सब कुछ अकेले अमेंड कर लेगा। तो यूनिलेटरल चेंजेस हो जाएंगे जो कि फेडरेशन के लिए हार्मफुल होते हैं। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी होता है कि ऑनेस्ट एंड मैच्योर लीडरशिप हो। अगर नेता ईमानदार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो वो अपने पावर को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता जाएगा, कोई भी नया नियम कुछ भी ला देगा। इसलिए ऑनेस्ट एंड मैच्योर लीडरशिप की डिमांड होती है फ्लेक्सिबल में, ठीक। तो ये सारे डिमेरिट्स हो गए। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब जिसके लिए काफ़ी स्पेशल प्रोसीजर लगे, किसी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करने में काफ़ी स्पेशल तरीका लगे, 2/3, 3/4 या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट से जिसको पास किया जाए, जिसको आसानी से अमेंड नहीं कर सकते, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आसानी से अमेंडमेंट नहीं होता। यूनिलेटरल अमेंडमेंट जो फ्लेक्सिबल का डीमेरिट था वो इसमें देखने को नहीं मिलता है। मेरिट्स क्या है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के कि अब बहुत जल्दी अमेंडमेंट नहीं होगा तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कंटिन्यूटी होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेबल होगा तो कंटिन्यूसली चलेगा। और जो लीडर्स हैं आर्बिट्ररी यूज़, गलत यूज़ नहीं कर सकते पावर का, एक ये पॉइंट हो गया। वही है प्रिवेंट ऑटोक्रेटिक एक्सरसाइज, मतलब लीडर्स जो हैं वो पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन के लिए बहुत आइडियल है। फेडरेशन मतलब जहाँ पावर डिवाइडेड होती है, ऐसे देश को फेडरेशन कहते हैं, तो उन देश के लिए रिजिड अच्छा है। डीमेरिट ऑफ रिजिड, अब डीमेरिट क्या है कि ये सोशियो इकोनॉमिक नीड के साथ चेंज नहीं हो पाता, फेल हो जाता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में रुकावट आती है इसकी वजह से। और एमरजेंसीज़ में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हेल्पफुल नहीं होता क्योंकि एमरजेंसीज़ में क्विक डिसीजन लेना होता है। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि काफ़ी मेथड के थ्रू गुजरना होता है, काफ़ी प्रपोजल वगैरह पास कराने होते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाता है एमरजेंसी में डिसीजन मेकिंग में। फोर्थली रिवॉल्ट हो जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, रिवॉल्ट देखने को मिलता है कंट्री में। और सोर्स ऑफ कंजर्वेटिवनेस, कंजर्वेटिव हो जाता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत पुराना हो जाता है और ये टाइम के साथ चेंज करने में, टाइम के साथ मेंटेन करने में खुद को फेल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया
हमारे सिलेबस में जो जो चीज़ें थी उसमें से मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। काइंड्स, रिटन और अनरिटन क्या होता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल, उनके मेरिट और डीमेरिट हमने समझ लिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अमेंडिंग प्रोसीजर्स, अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ अमेरिका, यूके एंड ब्रिटेन। इन तीनों देश के अमेंडिंग प्रोसीजर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको इतना एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।